हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024। मैं बात कर रहा हूं NMMS परीक्षा की, जिसमें शैक्षिक योग्यता परीक्षा होती है, जिसमें आपके 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के 12 से 13 प्रश्न, रसायन विज्ञान के 12 से 13 प्रश्न और जीव विज्ञान के 12 से 13 प्रश्न। आज हम यहाँ पर रसायन विज्ञान के क्वेश्चंस लेंगे और टॉपिक का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि 2009 से लेकर के आज तक 2023 तक यानी 15 सालों में जो प्रश्न पूछेंगे उन्हें कराएंगे, और जो भी अन्य अभ्यास के लिए प्रश्न हैं उनको भी आपको देंगे, जिससे आपको ये चैप्टर पढ़ने में मदद मिलेगी और आप पूरे नंबर ला सकेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ाता है कौन? सामान्य जल, नदी का जल, समुद्र का जल या फिर नम वायु? तो इसका सही जवाब होगा नम वायु। नम वायु किस लिए? क्योंकि नम वायु जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ाता है, क्योंकि जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, यानी लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल इक्वल टू जंग होता है। चलिए आगे, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नियान? चूंकि इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया था ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा और आप लोग सी वाले ऑप्शन को रट लीजिए। मतलब ये प्रश्न आप लोग जरूर समझ लीजिए, जिससे आपको इन प्रश्नों को करने में कोई कठिनाई ना हो। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता है? 2013 और 18 में पूछा गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरीन? तो अभी बात चल रही थी, जो दूधिया होता है पानी वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होते हैं, यानी जो चूने का पानी दूधिया होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो दिखाई पड़ता। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? शुष्क वायु, नम वायु, केवल नम, इन सभी में? ये 2023 का प्रश्न है, 21 का प्रश्न है। ये भी पहले आंसर बताया जा चुका है। ये नम वायु उसके लिए जो है जिम्मेवार है, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा। और 2023 में प्रश्न पूछा गया है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो पहली बात तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बाद सामान्यतः पूर्व जो पदार्थ हैं उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप फल कच्चे से अगर पक्का हो जाए तो पक्के से कच्चा नहीं कर सकते। भोजन का पचना, श्वसन क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण है, लोहे में जंग लगना है, ये ढेर सारी क्रियाएं हैं जो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें कोई एक ऐसा पदार्थ का स्वरूप बदल जाता है, परंतु जब कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता, लेकिन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन में उस सामान्य अवस्था को हटाने पर पुनः पूर्व की अवस्था प्राप्त हो जाती है। चाहे बादल का बनना हो, पानी से बर्फ का बनना हो, बर्फ से पानी का बनना हो, बर्फ से भाप का बनना हो या भाप से पानी का बनना हो। तो अगला प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? मोम का पिघलना। मोम का पिघलना पूछ रहा है। चीनी का शरबत, लोहे में जंग लगना। हाँ, लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले अभ्यास प्रश्न पर। अगले हमारे अभ्यास प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कागज के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलना है तो भौतिक परिवर्तन है। कोयले को पीस कर पाउडर बनाना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। यही पूछ रहा था, रासायनिक परिवर्तन कौन है? क्योंकि अगर कागज को आप जला देंगे, जलाने के बाद राख से आप कागज को नहीं बना सकते। कांच की बोतल का टूटना, अगर टूट गया तो आप उसे पुनः कांच बना सकते हैं। अगला है, ज्वालामुखी का जो फूटना है कैसी, कौन सा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्ती परिवर्तन है या फिर अनियमित? चूंकि अनियमित परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, इसका कोई नियम नहीं है, ये कभी भी कितनी भी बार और कभी भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्ती जो है परिवर्तन है? दूध का फटना, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना और सब्जी का पकना। तो यहाँ से आपको प्रत्यावर्ती का मतलब है जो आप एक ने
सामान्य अवस्था बदली, उसको हटाने पर पुनः वो अवस्था प्राप्त हो जाए। जैसे मोम अगर पिघल चुका है, अगर आप उसे ठंडा करेंगे तो पुनः ये मोम के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है ये प्रत्यावर्ती परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। अगला है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ये मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें ऑप्शन सी वाला आप लगा सकते हैं कि इसमें कोई भी नया पदार्थ जो है नहीं बनता है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कथन एक किसी पदार्थ के विलयन में शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो ये बताना है कि सही है या गलत है। एक सत्य है, सिर्फ दो सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, या फिर दोनों कथन असत्य हैं। दोनों ही कथन ये सत्य कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप किसी क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हो, उसे आप हटाने पर पुनः वही चीज प्राप्त हो सकती है। तो क्रिस्टलीकरण जो है ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नियमित परिवर्तन है। नियमित परिवर्तन का मतलब होता है कि जिसमें एक अंतराल के बाद वो परिवर्तन दोहराया जाना जरूरी है, कम या ज्यादा हो सकता है। वर्षा का होना, तूफान का आना, कंपन का आना, ज्वालामुखी का फटना, इन सभी नहीं, लेकिन वर्षा जो होना है ये एक नियमित परिवर्तन है। तो ये ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से क्रिस्टलीकरण द्वारा किन पदार्थों का शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। फिटकरी है, या नमक है, या कॉपर सल्फेट, या सभी। तो ये सभी, चाहे फिटकरी का बनाना हो, क्रिस्टल बनाना हो, चाहे नमक का या फिर कॉपर सल्फेट, ये सभी क्रिस्टलीकरण के द्वारा पदार्थों को शुद्ध किया जाता। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है। तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन, जो तत्क्षण हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं तीव्र गति का परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, इसमें काफी टाइम लगता है। पेड़ पर आम का पकना काफी टाइम लगता है। गुब्बारे का फूटना, तत्क्षण आप उसमें कुछ बोते हैं या प्रेशर बढ़ा देते हैं, तुरंत गुब्बारा जो है फूट जाता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, आप तुरंत लोहे में जंग नहीं लगती, और ये रासायनिक परिवर्तन है, धीरे धीरे होता रहता है। पेड़ पर आम का पकना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, और ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगला है रोटी में फफूंद लगना क्या है। अनुकूल परिवर्तन है, प्रतिकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, कृत्रिम परिवर्तन है। तो अगर रोटी में फफूंद लग जाती है तो प्रतिकूल परिवर्तन है, आप उसे खा नहीं सकते, मतलब वो रोटियां खराब ही हो जाती हैं। तो ये परिवर्तन कौन सा, ये प्रतिकूल परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यानी जिसमें नया प्रोडक्ट बनता है। मोमबत्ती का जलना कह रहा है, बर्फ का पिघलना, नमक का जल में घुलना, मोमबत्ती का पिघलना। तो देखिए मोमबत्ती का पिघलना, पिघल गई, आप उसे ठंडा करेंगे, पुनः मोम बना लेंगे। नमक में जल घोलेंगे, उसे आप अगर गर्म करेंगे तो पुनः नमक प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल गई है तो आप उसे पुनः ठंडा करेंगे तो बर्फ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने मोमबत्ती को जला दिया तो आप उससे जो भी परिवर्तन हुआ उसमें ऊष्मा निकली और आपको प्रकाश मिला, इन सब हो जाने के बाद आप मोमबत्ती को नहीं बना सकते। तो इसका मतलब यहाँ पर मोमबत्ती का जो जलना है ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। बहुत से बच्चे इस प्रश्न में बहुत गलती करते हैं, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना ये बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो कुल मिला के आज ये हमारे 15 प्रश्न थे। ये 15 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इस पे आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।